नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। हम लोग जनरल साइंस को आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में। जनरल साइंस में आगे हम लोग देखते हैं कि जो जनरल साइंस है वो जनरल साइंस में अगला जो टॉपिक है, हम लोग भोज्य पदार्थ पढ़ रहे थे। उन भोज्य पदार्थों में से हम लोगों ने विटामिन पढ़ लिए थे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए थे। जिन लोगों ने इनसे संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो देखें, जिससे वहां से बहुत सारी चीजें आपके क्लियर होंगी। कंपटीशन के लेवल पर क्या चीजें काम आने वाली हैं वो भी वहां से क्लियर हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है आपके जल। अगला जो भोज्य पदार्थ में टॉपिक है वो है आपके जल। देखो, ये जो जल वाला टॉपिक है मित्रों, ये कई जगह आता है कि जल से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये बड़ा व्यवहारिक टॉपिक है जो जल है। इस जल से संबंधित टॉप क्वेश्चन कैसे रहेंगे, किस तरह के बनेंगे क्वेश्चन, उन पर हम लोग देखते हैं। जल, इस जल को लेकर के किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जाएंगे। तो देखो, जल को लेकर के देखा जाए तो जो क्वेश्चनों का लेवल रहेगा वो किस तरह का रहेगा, तो है क्या, उन सभी बिंदुओं पर हम एक एक से चर्चा करने वाले हैं। देखो, यदि आप लोग देखो तो जो जल है, पृथ्वी का पृथ्वी का कुल भूखंड, पृथ्वी के कुल भूखंड, पृथ्वी का जो कुल भूखंड है वो कितने प्रतिशत जल से घिरा हुआ है, तो लगभग 75% जल से घिरा हुआ है पृथ्वी का भूखंड। लगभग 75% जल से पृथ्वी का भूखंड घिरा हुआ है। ये 75% जल से पृथ्वी का भूखंड घिरा हुआ है, लेकिन इस 75 में से जो उपयोगी जल है, उपयोगी जल, वो उपयोगी जल कितना है, वो है आपके 2 से 2.5%। 2 से 2.5% उपयोगी जल है। लगभग 75% भूखंड जल से घिरा हुआ है, जिसमें से 2 से 2.5% जल क्या है, हमारे उपयोगी जल, पृथ्वी का जो भूखंड है। यदि मानव शरीर में आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, तो मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 75% जल पाया जाता है मानव शरीर। पृथ्वी का भूखंड 75% जल से घिरा हुआ है, जिसमें से उपयोगी जल कितना है, लगभग 2 से 2.5%। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है, तो लगभग 75% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है मानव शरीर के अंदर। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रकृति में सर्वाधिक जल प्रकृति में सर्वाधिक जल किस पदार्थ में पाया जाता है, तो प्रकृति में जो सर्वाधिक जल है वो किस पदार्थ में होता है, तो आपका आंसर होगा तरबूज। तरबूज में सर्वाधिक जल होता है, लगभग 96 से 98 के करीब होता है आपके तरबूज के अंदर। 96 से 98% के करीब जल होता है किसमें, तरबूज में। तो प्रकृति में सर्वाधिक जल किसमें पाया जाता है, तरबूज में पाया जाता है। मानव शरीर का लगभग 75% मानव शरीर में जल है। आपके पृथ्वी का कुल भूखंड 75% जल से घुरा हुआ है, जिसमें उपयोगी कितना है, 2 से 2.5% जल क्या है आपके उपयोगी। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे लिए जाते हैं। इसके अलावा यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सर्वाधिक शुद्ध जल, तो सर्वाधिक शुद्ध जल किसके जल को माना जाता है, तो बरसात के पानी को, बरसात का जो जल है उसको सर्वाधिक शुद्ध जल माना जाता है। और बरसात के जल की यदि आपसे पीएच पूछी जाए कितनी होती है, तो बरसात के जल की जो पीएच होती है वो पीएच लगभग कितनी होती है, तो बरसात के जल की जो पीएच है वो कितनी होगी, तो बरसात के जल की जो पीएच है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, बरसात के जल की पीएच होती है 7.0। बरसात का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। सर्वाधिक शुद्ध जल किसका माना जाता है, बरसात का, जिसकी पीएच कितनी है, 7.0 है।
लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा की पीएच या अम्लीय वर्षा का जो जल है उसकी पीएच कितनी होगी, तो इसकी पीएच 5.6 से कम होती है। वर्षा का वह जल जिसकी पीएच 5.6 से कम हो उसे क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो अम्लीय वर्षा की जो पीएच है वो 5.6 से क्या होगी, आपके कम पीएच पाई जाती है, किसकी, अम्लीय वर्षा की। सर्वाधिक शुद्ध जल बरसात का जल है जिसकी पीएच कितनी है, 7.0 पाई जाती है आपकी। तो अम्लीय वर्षा की 5.6 के करीब पीएच होती है, इससे कम पीएच पाई जाती है अम्लीय वर्षा की। नलकूप, नलकूप और कुएं का जल, तो नलकूप और कुएं का जो जल है वो कौन से हिस्से का अधिक शुद्ध पाया जाता है नलकूप और कुएं में, तो आपका आंसर होगा तलहटी। तलहटी मतलब जो निचला वाला हिस्सा है नलकूप या कुएं का, जो निचला वाला हिस्सा है उसका जल सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, शुद्ध पाया जाता है। नलकूप और कुएं में पूछे, ऑल ओवर पूछे तो सर्वाधिक शुद्ध जल किसका है, बरसात का है, लगभग 7.0 पीएच होती है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए पीने योग्य जल की पीएच, पीने योग्य पानी की पीएच कितनी है, पीने योग्य, पीने योग्य जल की पीएच, तो पीने योग्य जल की पीएच भी कितनी मानी जाती है, 7.0 मानी जाती है। आसो जल की भी कितनी मानी जाती है, 7.0 मानी जाती है। आसुत, आसुत जल की पीएच, तो आसुत जल की पीएच भी कितनी मानी जाती है, 7.0 मानी जाती है। पीने योग्य जल की 7.0, आसुत जल की 7.0, शुद्ध जल की 7.0 मानी जाती है। अम्लीय वर्षा, बरसात का वह पानी जिसकी पीएच 5.6 से कम होती है उसको क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है आपकी। तो इस तरह के एक व्यवहारिक क्वेश्चन आप लोगों से इस जल से तो इस तरह के मिल सकते हैं। इसके अलावा देखो और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जल को लेकर, उन पर प्लान करते हैं हम लोग कि और जल से किस किस तरह के आप लोगों के लेवल पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जल को लेकर। तो देखो जो जल है, इस जल को देखोगे तो जल दो प्रकार का होगा मेन रूप से। एक तो होगा आपकी सॉफ्ट वाटर जिसको आप मृदु जल कह रहे हो, मृदु जल, या आप लोग क्या कह रहे हो, सॉफ्ट वाटर कह रहे हो। तो एक तो मृदु जल होगा, एक होगा आपके कौन सा, कठोर जल, भारी जल बोल रहे हैं जिसको आप लोग, भारी जल या कठोर जल, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर होगा। अब ये जो सॉफ्ट वाटर और ये एक हार्ड वाटर है, इस सॉफ्ट वाटर को यदि आप लोग देखोगे तो जो सॉफ्ट वाटर है, इस सॉफ्ट वाटर का अणुसूत्र, तो सॉफ्ट वाटर का अणुसूत्र होता है आपके H2। सॉफ्ट वाटर का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है, H2 होता है। जबकि हार्ड वाटर का जो अणुसूत्र है वो अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका जो अणुसूत्र है वो होता है आपकी D2, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2 होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। मतलब हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक से इसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक ड्यूटेरियम है, उसके सहयोग से इस जल का निर्माण होता है, भारी जल का। तो अणुसूत्र क्या है इसका, D2, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है आपके। इसके अलावा यदि क्वथनांक पर आप लोग बात करोगे तो इसका जो क्वथनांक है सॉफ्ट वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि इसका जो क्वथनांक है हार्ड वाटर का, वो क्वथनांक मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो लगभग 101 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो जमाव बिंदु है
जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो, हिमांक बोल रहे हो, इसका जमाव बिंदु कितना होता है आपके? तो इसका जमाव बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। इसका जो हिमांक है या फ्रीजिंग पॉइंट या जमाव बिंदु कितना होगा? 3.8 डिग्री सेल्सियस होगा। 3.8 होता है आपके, 3.8 होता है। इसके अलावा यदि आप लोग बात करो अणुभार की, इसका अणुभार सॉफ्ट वाटर का कितना होता है? तो 18 होगा। कितना होगा? 18 होगा। जबकि हार्ड वाटर का जो अणुभार है वो अणुभार कितना होगा? तो इसका जो अणुभार है वो कितना होता है? 20 होता है। तो हार्ड वाटर का अणुभार 20 होता है, सॉफ्ट वाटर का कितना होता है? 18 होता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन और आपके मिल सकते हैं सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर को लेकर। लेकिन यदि आप लोग देखोगे कि जो जल है, इस जल में जो कठोरता है, तो कठोरता के लिए मेन रूप से जिम्मेदार कौन है? यदि इस जल में देखा जाए तो जल की जो कठोरता है, जल की जो कठोरता है, जल की कठोरता, तो जल की जो कठोरता है, इस कठोरता के लिए जिम्मेदार कौन है? तो जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। यदि आपसे पूछा जाए जल की कठोरता के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जिम्मेदार होते हैं किसकी कठोरता के लिए? जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है। अब ये जो कठोरता है, जल की कठोरता है, ये कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो जल में दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है। जल में दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है। अब दो प्रकार की जो कठोरता है जल में वो कौन कौन सी पाई जाती है? एक तो होती है आपकी स्थायी कठोरता, परमानेंट कठोरता बोलते हैं जिसको स्थायी कठोरता होती है। एक होती है आपकी अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता होती है। तो एक तो होती है स्थायी कठोरता, एक कौन सी होती है? अस्थायी कठोरता होती है। कठोरता आती किससे कारण है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के कारण कठोरता आती है जल में। एक स्थायी कठोरता होगी और एक कौन सी होगी आपकी? अस्थायी कठोरता होगी। अब जो स्थायी कठोरता है वो किसके कारण आएगी? तो ये जो स्थायी कठोरता है इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो स्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट व क्लोराइड, क्लोराइड आयन। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड आयन जिम्मेदार होते हैं स्थायी कठोरता के। अस्थायी कठोरता के लिए कौन जिम्मेदार है? तो अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयन जिम्मेदार हैं अस्थायी कठोरता के लिए। स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड आयन जिम्मेदार। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए तो स्थायी अस्थायी कठोरता को, लेकिन कठोरता को दूर करने के लिए यदि आप लोगों से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, जल की कठोरता, जल की कठोरता, जल की कठोरता दूर की जाती है, तो जल की कठोरता किससे दूर की जाती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट से, Na2CO3, सोडियम, सॉरी बाई नहीं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट से जल की कठोरता को दूर किया जाता है। तो जल की कठोरता किससे दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट से जल की कठोरता को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। तो जल की कठोरता को किससे दूर किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा जल की कठोरता को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। तो जल की कठोरता को सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर करोगे। दो प्रकार की स्थायी तो किसके कारण आएगी? सल्फेट और क्लोराइड आयनों के कारण आएगी। अस्थायी किसके कारण आएगी? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयनों के कारण आती है आपकी। वैसे जल की कठोरता डायरेक्ट आप कहोगे कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के कारण होती है जल में जो कठोरता है। ये जो कठोरता है, जैसे आप लोग कहते हो साबुन, साबुन, साबुन है, ये साबुन
तो आप देखोगे तो साबुन जो कठोर जल है, इस कठोर जल में या आप लोग कह सकते हो भारी जल में, कठोर जल या भारी जल में साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता। झाग नहीं देता। ये साबुन कठोर जल में क्या नहीं देगा, झाग नहीं देगा आपकी। जबकि जो अपमार्जक है, अपमार्जक, ये अपमार्जक जिनको आप डिटर्जेंट कहते हो या साबुन रहित साबुन के नाम से भी जिनको जाना जाता है, ये आपके कठोर जल में क्या देते हैं, झाग देते हैं। कठोर जल में झाग देते हैं। तो ये कठोर जल में झाग देते हैं जो अपमार्जक हैं, लेकिन साबुन कठोर जल में क्या नहीं देता है, झाग नहीं देता है। तो साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है, जबकि अपमार्जक कठोर जल में क्या देते हैं, झाग देते हैं आप। तो इस तरह से भी इसको पहचाना जा सकता है। यदि आप लोगों से कहा जाए कि प्रकृति का एकमात्र पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से 3 फॉर्मों में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से जो जल है, ये जल प्राकृतिक रूप से कुल कितनी फॉर्मों में पाया जाता है, तो जल है जो प्राकृतिक रूप से कुल कितनी फॉर्मों में पाया जाता है, तो 3 में पाया जाता है। 3 कौन कौन सी हैं, यदि 3 पर आप लोग बात करोगे तो ये जो 3 है वो कौन कौन सी हैं, तो एक तो ठोस रूप है। ठोस तो क्या हो गया आपके, तो ठोस तो हो गया आपके बर्फ। तो ठोस तो बर्फ हो गया। एक आपके द्रव वाला रूप है जो आपके पानी हो गया। एक गैस वाला रूप है जो आपकी क्या हो गई, वाष्प हो गई। क्या हो गई, आपकी वाष्प हो गई। तो प्राकृतिक रूप से तीनों रूपों में पाए जाने वाला एकमात्र पदार्थ जल है, जो सृष्टि में तीनों रूपों में पाया जाता है। ठोस, बर्फ, द्रव, पानी हो गया, गैस, वाष्प हो गई। लेकिन एक आप आई ड्राई, ड्राई आइस भी बोलते हो, शुष्क बर्फ। क्या बोलते हो आप लोग, एक शुष्क बर्फ भी बोलते हो, शुष्क बर्फ। ये क्या होती है शुष्क बर्फ, तो ठोस CO2 को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस जो CO2 है उसको ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहा जाता है। किसको, ठोस CO2 को ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठोस CO2 को। इसके अलावा जो जल है, उस जल के शुद्धिकरण में यदि आप लोग देखोगे तो जल का जो शुद्धिकरण, जल का शुद्धिकरण मतलब जल को किस किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं, तो यहाँ पर सामान्य जो व्यवहारिक शुद्धिकरण है कैसे कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है प्रयोगशालात्मक रूप से हो, क्योंकि आप लोगों के लेवल पर व्यवहारिक चीजें बड़ी पूछी जाती हैं। तो यदि उनमें आप लोग देखोगे तो सामान्यतः आप जल के शुद्धिकरण में किन किन चीजों का इस्तेमाल करोगे, तो आप सामान्यतः जल के शुद्धिकरण में किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो देखें इधर किन किन चीजों का आप लोग इस्तेमाल करते हैं जल के शुद्धिकरण में। तो एक तो है गैम्बूसिया मछली, गैम्बूसिया, गैम्बूसिया मछली, गैम्बूसिया मछली है आपकी, गैम्बूसिया मछली। इस गैम्बूसिया मछली का जल शुद्धिकरण में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो गैम्बूसिया मछली है, इस गैम्बूसिया मछली एक जल शुद्धिकरण का प्राकृतिक स्रोत है। ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जल शुद्धिकरण का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो गैम्बूसिया मछली है जल शुद्धिकरण का प्राकृतिक स्रोत। जल शुद्धिकरण का प्राकृतिक स्रोत है। जल शुद्धिकरण का कैसा स्रोत है, एक प्राकृतिक स्रोत है। जल शुद्धिकरण का, जल शुद्धिकरण का, जल शुद्धिकरण का प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जल शुद्धिकरण का प्राकृतिक स्रोत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गैम्बूसिया मछली।
गैम्बूसिया मछली जल शुद्धिकरण का क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत माना जाता है किसको, गैम्बूसिया मछली को जल शुद्धिकरण का। और इसके अलावा जल शुद्धिकरण में और किसका इस्तेमाल करते हैं गैम्बूसिया मछली के अलावा, तो देखो आप लोग लाल दवा, लाल दवा, लाल दवा का इस्तेमाल करते हैं क्या, पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4, जिसको आप लोग क्या कहते हो लाल दवा या KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं इसको, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल भी किया जाता है। और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, पोटेशियम परमैंगनेट का जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का एक लिहाजा अलग रहेगा, आपसे पूछेगा कि नलकूप और कुएं के जल शुद्धिकरण में किसका इस्तेमाल किया जाता है, नलकूप और कुएं के जल शुद्धिकरण में, नलकूप, नलकूप एवं, नलकूप एवं कुएं के, नलकूप एवं कुएं के जल शुद्धिकरण में, जल शुद्धिकरण में, नलकूप और कुएं के जल शुद्धिकरण में किसका इस्तेमाल है, तो लाल दवा का इस्तेमाल है, पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल है। बिल्कुल एक मिनट भी आपको बर्बाद नहीं करनी है, एकदम सटीक और लगातार पढ़ना है। इस चैनल की यही विशेषता रहेगी कि आपका किसी प्रकार का टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा। जैसे आप लोग YouTube पे देखते हो, लोग स्टूडेंट का टाइम बर्बाद करते रहते हैं, अपनी बकवास सुनाते रहते हैं, ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ किसी भी शिक्षक के साथ। एक रेलिवेंट तरीके से आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी, यही विशेषता रहेगी इस चैनल की। आप लोग लास्ट तक जब रहोगे, जुड़े रहोगे, तो आप लोग खुद महसूस करोगे कि हाँ सर ने बिल्कुल सही कहा। इसकी यही विशेषता है, क्योंकि यहाँ जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं इस चैनल पर, वो विषय विशेषज्ञ अपने सब्जेक्ट का ज्ञान रखते हैं, स्टूडेंट के साथ टाइम पास नहीं करते, क्योंकि उस शिक्षक को टाइम पास की जरूरत पड़ती है जिसके पास मैटर नहीं हो, जो विषय का ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं रखता हो, वो केवल टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल लेता है। यहाँ आपको ऐसा नहीं मिलेगा किसी भी सब्जेक्ट में। जब आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होगी जब ही दिया जाएगा, अन्यथा प्रॉपर रूप से आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी, एक सेकंड भी आपकी बर्बाद नहीं की जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना आप विशेष रूप से। तो लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 नलकूप और कुएं के जल शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है, तो लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट का। आप लोगों ने देखा होगा गांवों में शौचालयों से जाते हैं और गांवों में कुओं में लाल दवा डाल देते हैं, जिससे वो जीवाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये लाल दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और शुद्धिकरण के लिए इसके अलावा और किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग देखें, इसके अलावा फिटकरी, फिटकरी का भी जल शुद्धिकरण में इस्तेमाल किया जाएगा, किसका, फिटकरी का, फिटकरी, या आप लोग क्या बोलते हो, पोटास एलम, पोटास एलम बोलते हो, फिटकरी या पोटास एलम, K2SO4 Al2 SO4 का ऑल थ्राइड डॉट 24 H2 K2 ये फिटकरी का अणुसूत्र है। और आपको एक चीज और बता देता हूं, ऐसा क्वेश्चन पिछले वन विभाग में आया था, बड़े अणुसूत्र दिए थे 4 ऑप्शनों में, उसमें कहा था किसमें क्रिस्टलीय जल का अणु नहीं है। तो ध्यान रखना कि जो पीछे लिखा रहता है इस तरह से, इसको कहा जाता है क्रिस्टलीय जल का अणु। कुछ नहीं करना है आपको, बस इस तरह से अणुसूत्र दिख जाए, देख लो उसमें पीछे जल का अणु जुड़ा हुआ है, तो वो क्या है, क्रिस्टलीय जल का अणु है। ऐसा पूछा था राजस्थान में वन विभाग में पिछली एग्जाम में, देखना आप लोग। तो फिटकरी या पोटास एलम का जल शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है, जीवाणु को नष्ट किया जाता है। इसके अलावा केरोसिन, केरोसिन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जल शुद्धिकरण में। केरोसिन का इस्तेमाल कैसे करोगे, तो देखो केरोसिन का जो इस्तेमाल किया जाता है जल शुद्धिकरण में, वो कैसे किया जाता है कि जो नाली है, आपके घरों के पास में जो नाली हैं, उन नालियों पर मच्छर क्या दे देते हैं, अंडे दे देते हैं, मच्छर अपना लार्वा त्याग देते हैं उन नालियों पर। अब जैसे ही आप लोग उस जल के अंदर क्या डालोगे, केरोसिन,
तो केरोसिन के कारण पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अरे ये आपके भरा हुआ जल है, पानी है, ये आपके पानी भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, आपके पानी भरा हुआ है, और पानी के कारण एक पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ पर मच्छर चले और मच्छरों ने अपना लार्वा या अंडा त्याग दिया इस सतह पर, ऐसे ऐसे त्याग दिया। अब उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि इसमें जैसे ही आप लोगों ने क्या डाल दी, केरोसिन डाली, क्या डाली, केरोसिन। तो केरोसिन डाल दी आपने, तो केरोसिन डालते ही इस जल का जो पृष्ठ तनाव है, वो पृष्ठ तनाव, इस जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम। भाई जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, केरोसिन डालते ही कम हो जाएगा। अब केरोसिन डालते ही जैसे ही जल का पृष्ठ तनाव कम होगा, तो जल का पृष्ठ तनाव कम होने पर मच्छर का लार्वा, मच्छर का लार्वा या अंडा, मच्छर का लार्वा या अंडा जल में डूब जाएगा, मच्छर का लार्वा या अंडा जल में डूब जाएगा, जल में डूब जाएगा, जल में डूब जाएगा और वह मर जाएगा। ये जल में डूब जाता है, मच्छर का लार्वा या अंडा है, जो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है इसलिए जल में डूब जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ चुका है कि मच्छर अपना लार्वा कहाँ त्यागता है, तो कहाँ त्यागता है, जल की सतह पर त्यागता है। कहाँ त्यागता है, तो जल की सतह पर त्यागता है। तो केरोसिन भी जल शुद्धिकरण में काम ली जा रही है। इसके अलावा और जल शुद्धिकरण में किन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो देखो जल शुद्धिकरण में ओजोन, बिल्कुल ओजोन गैस, ओजोन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। ओजोन गैस का अणु सूत्र क्या है, O3। जो मिनरल्स वाटर की जो बोतलें आती, यदि आप लोगों ने देखा हो किसी पानी की फैक्ट्री में आप लोग गए हो, तो वहां पर जो पिलर पर जो बोतलें भरी जाती हैं, आरओ के बाद में पानी आगे बढ़ता है, पिलर पर जो बोतलें भरी जाती हैं उसके बाद उनमें ओजोन गैस भी जाती है, पानी में मिलाई जाती है। और ओजोन गैस क्या काम करती है, ये ओजोन गैस काम क्या करेगी आपके, तो ओजोन गैस जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। ओजोन गैस क्या करती है, तो ओजोन गैस जल में उपस्थित, जल में उपस्थित जीवाणुओं को क्या करती है, नष्ट करती है। तो ओजोन गैस क्या करेगी, जल में उपस्थित, जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट, जीवाणुओं को, जीवाणुओं को नष्ट करती है। जल में उपस्थित जीवाणुओं को क्या करती है, नष्ट करती है। तो ओजोन गैस भी नष्ट करने का कार्य करती है आपके, तो ओजोन गैस नष्ट करने का कार्य कर रही है। इसके अलावा परावैंगनी किरणें, बिल्कुल परावैंगनी जो किरणें हैं वो भी जल शुद्धिकरण में, परावैंगनी ट्यूबलाइट्स काम में ली जाती हैं इंडस्ट्री लेवल पर। परावैंगनी, परावैंगनी किरणें या परावैंगनी लाइट्स भी काम में ली जाती है। ये भी जीवाणुओं को क्या करती है, नष्ट करती है, जीवाणुओं को नष्ट, जीवाणुओं को नष्ट करती है। तो ये भी जीवाणुओं को क्या करती है, आपके नष्ट करती है। तो ये जल शुद्धिकरण में काम आने वाली सुपर बग है, सुपर बग का भी इस्तेमाल किया जाता है आपकी जैसे जल की सतह पर जब तेल जमा हो जाता है, जब तेल के बड़े टैंकर जा रहे हैं जलयान, तो उनमें लीकेज होने के कारण ऊपरी सतह पर क्या है, तेल जमा हो जाएगा। अब उसके नीचे जो जीव हैं उनके लिए ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो जल प्रदूषण होने लग जाएगा, क्योंकि वो मरने लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सुपर बग क्या करती है, उसका डिग्रेडेशन कर देती है, विघटन कर देती है उसका बसी पदार्थों का। तो वो भी एक जल शुद्धिकरण में भूमिका निभा रही है। लेकिन इसमें मैंने आपको एक गैम्बूसिया मछली बताई है, उसका ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये एग्जामों में पहले भी आ चुकी है गैम्बूसिया मछली। तो क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है कि जल शुद्धिकरण का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो जल शुद्धिकरण का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, गैम्बूसिया मछली आपके जल शुद्धिकरण का प्राकृतिक स्रोत। तो ये आपके जल को लेकर के विभिन्न टाइप के क्वेश्चन थे कि किस किस तरह की चीजें जल को लेकर के आप लोगों के लेवल पर पूछी जा सकती हैं। तो ये था मित्रों जल वाला टॉपिक आपके। इसके आगे हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे
अन्य भोज्य पदार्थों को। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।